एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हमारी आज की कक्षा में हम आपकी वसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक लेख है जिसे यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है। बच्चों, आप सभी को बचपन में कभी ना कभी कोई चोट लगी होगी या आपके किसी मित्र को चोट लगी होगी और उस चोट से खून बहना शुरू हो जाता है। तो वो खून जब आप देखते हैं वो कैसा होता है? वो लाल रंग का एक लिक्विड होता है, एक तरल होता है जो घाव से चोट से बहने लगता है और वह बहुत गाढ़ा भी होता है। तो आप और हम अभी तक इस रक्त के बारे में शायद इतना ही जानते हैं, लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद हम यह जान पाएंगे कि रक्त जैसा ऊपर से दिखता है, अंदर से उसकी संरचना बिल्कुल अलग है। उस लाल रंग के रक्त में, ब्लड में, खून में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यह जो रक्त है यह हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि रक्त की बनावट कैसी होती है, रक्त का कार्य कैसे होता है और रक्त की कमी से क्या क्या दिक्कतें या रोग हमारे शरीर को लग जाते हैं। लेख की शुरुआत में हम मिलते हैं दिव्या और अनिल, दो छोटे छोटे भाई बहन से। अनिल दिव्या का बड़ा भाई है। दिव्या जो कि अनिल से छोटी है वो बहुत ही कमज़ोर है। वो जल्दी बीमार हो जाती है और कुछ दिनों से तो उसे कुछ ज़्यादा ही थकावट महसूस हो रही है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा, उसकी भूख भी पहले से कम हो गई। तो उसके माता पिता उसके भाई के साथ उसे अस्पताल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं ताकि वो उसे डॉक्टर को दिखा सके। तो जब डॉक्टर दिव्या को देखते हैं तो उनको देखकर उसे महसूस होता है, डॉक्टर को लगता है कि दिव्या के शरीर में ब्लड की यानी रक्त की कमी हो गई है। तो वो उन्हें रक्त की जांच कराने के लिए कहते हैं और अनिल को दिव्या के साथ उस जांच वाले कमरे में भेज देते हैं। वहाँ अनिल को अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई देती है। तो डॉक्टर दीदी अनिल को पहचान कर पूछती हैं, अनिल तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? तो अनिल बताता है कि डॉक्टर साहब ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाल लेती हैं और उसे एक छोटी सी बॉटल में शीशी में डालकर रख देती हैं और स्लाइड पर लगा देती हैं। फिर अनिल से बोलती हैं कि अनिल तुम कल हॉस्पिटल से ये ब्लड जांच की रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल फिर अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचकर अनिल डॉक्टर दीदी के कमरे में जाता है। वहाँ से आवाज़ आती है, आ जाओ। अनिल कमरे में एंटर होता है, प्रवेश करता है तो देखता है कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वो पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। स्लाइड की जांच जब पूरी हो जाती है तो डॉक्टर दीदी साबुन से हाथ धोती हैं और तौलिए से पोंछती हुई कहती हैं, अनिल दिव्या को एनीमिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर वो कुछ दिन दवा खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अब एनीमिया का नाम सुनकर अनिल के मन में जिज्ञासा उठती है। वो कहता है, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी कहती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अनिल पूछता है, डॉक्टर दीदी एनीमिया क्या है? एनीमिया से आपका क्या मतलब है? तो डॉक्टर दीदी कहती है कि एनीमिया के बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में यानी खून के बारे में जानना होगा, क्योंकि एनीमिया रक्त से जुड़ा है। फिर वे बोलती हैं कि अनिल देखने में जो हमारा खून होता है, रक्त होता है, वो एक लाल द्रव यानी रेड लिक्विड के जैसा दिखता है, लेकिन अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। अब भानुपति के पिटारे से मतलब यानी कि जो बाहर से बहुत सिंपल है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मोटे तौर पर
हमारा जो खून है, जो ब्लड होता है, उसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो कि एक तरल है, एक द्रव्य है, लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा भाग जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता। उन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। लाल रंग के जो कण होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और जो सफ़ेद होते हैं उन्हें कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स। और बिंबाणु जिनका कोई रंग नहीं है उन्हें हम प्लेटलेट्स बुलाते हैं। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये हमेशा प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा देती हैं, उसे फोकस करती हैं और अनिल को अपने पास बुलाती हैं और अनिल को कहती हैं कि तुम देखो, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो हैं लाल रक्त कण। अनिल जो पहले ही डॉक्टर दीदी की बातें सुनकर और वो स्लाइड देखकर बहुत हैरान था, वो तो मानो आश्चर्य से उछल पड़ता है। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, और ऐसे कण जिनकी एक गोल गोल शेप है, आकार है। वो कहता है कि इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसको देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत सारी छोटी छोटी बालूशाहियाँ रख दी गई हैं। तो दीदी बोलती हैं, हाँ, ये जो बालूशाही की तरह गोल गोल बनावट वाली हैं, यही लाल रक्त ब्लड कण है, लाल रक्त कण है। गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए, जिसकी बनावट बिल्कुल मिठाई है। कौन सी मिठाई? बालूशाही। तो आगे दीदी बताती हैं कि हमारे रक्त की एक बूंद में ऐसी लाखों बालूशाहियाँ यानी कि लाल रक्त कण होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लेते हैं तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। दीदी आगे बताती हैं कि ये कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। वो कहती हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो वो जो साफ हवा से ऑक्सीजन हमें मिलती है, वो हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम ये कण ही करते हैं। और इनका जो जीवन काल होता है वो होता है केवल 3 से 4 महीने का, और 4 महीने के होते होते ये रक्त कण अपने आप नष्ट होने लगते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। कुछ रक्त कण पहले नष्ट होते हैं, कुछ उससे अगले दिन, और कुछ और उससे अगले दिन। तो अनिल कहता है कि दीदी, इस तरीके से तो कुछ महीने में ये सारे ही खत्म हो जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? तो दीदी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठती हैं और कहती हैं, अनिल, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए नए कण बनते रहते हैं जो पुराने नष्ट हुए कणों का स्थान ले लेते हैं। दीदी बताती हैं कि हमारी हड्डियों के बीच में, हमारी बोन्स के बीच में एक भाग होता है मज्जा, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए इन रक्त कणों का निर्माण लगातार करते रहते हैं। और जैसे कि हर फैक्ट्री, हर कारखाने में किसी सामान को बनाने के लिए उसके लिए ज़रूरी कच्चे माल की ज़रूरत होती है, तो इसी तरीके से हमारे शरीर की हड्डियों के बीच में जो ये कारखाने हैं, उनके लिए भी हमारे शरीर को कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और इनके लिए कच्चा माल पता क्या है? इनके लिए कच्चा माल है प्रोटीन, लौह तत्व यानी आयरन, और अलग अलग तरह के विटामिन्स यानी वाइटामिन्स। और ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं पौष्टिक भोजन से।
हरी सब्जियाँ, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये सारे जो भोजन होते हैं, जो भोज्य तत्व होते हैं, उनमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन्स बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संतुलित और उचित आहार नहीं लेता, इन सारे पोषक चीज़ों को नहीं खाता, तो इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर के कारखाने को उसकी ज़रूरत के हिसाब से कच्चा माल नहीं दे रहा। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? जब हमारे पास कच्चा माल ही नहीं होगा तो हम आगे अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और हमारी बॉडी क्या प्रोडक्ट बना रही है? वो ब्लड सेल्स यानी रक्त कण। तो फिर हमारे रक्त कण नहीं बनते और हमारे ब्लड में इनकी कमी हो जाती है। और लाल कणों की इसी कमी को हम एनीमिया रोग कहते हैं। तो अनिल पूछता है कि क्या संतुलित आहार लेने से ही हम एनीमिया से बच जाते हैं? तो डॉक्टर दीदी बताती हैं, हाँ, काफ़ी हद तक ठीक बात है कि वैसे तो एनीमिया इसके अलावा भी कुछ अन्य कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा कारण तो पौष्टिक आहार की कमी ही है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित यानी गंदा जल, गंदा पानी पीने से या खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में घुस जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी सफाई से बनाए खाने को ही खाएं, ग्रहण करें, यानी कि खाने की हर चीज़ को अच्छे से धोकर पकाएं। और भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए और पानी भी बिल्कुल साफ ही पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक तरह के कीड़े भी होते हैं जो अपने अंडे ज़मीन पर यानी फर्श पर दे देते हैं, और इस अंडे से जो लार्वा उत्पन्न होते हैं वो हमारे पैरों के ज़रिए शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शौच के लिए केवल शौचालय का ही प्रयोग करें, खुले में शौच ना करें और साथ ही साथ नंगे पांव इधर उधर ना घूमें। हमें हमेशा चप्पल या जूते पहन कर रखना चाहिए। तो अनिल कहता है, दीदी ये तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। वो कुछ देर सोच में पड़ जाता है, फिर वो बताता है कि दीदी आपने बताया था रक्त में सफ़ेद कण और डिम्बाणु भी होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणों के बारे में तो मैं जान गया, लेकिन बाकी दोनों का शरीर में क्या काम है? अनिल का ये सवाल सुनकर दीदी आगे बताती हैं। वे कहती हैं कि ये जो सफ़ेद कण होते हैं जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो असलियत में हमारे शरीर के लिए सोल्जर्स हैं, यानी कि सिपाही का काम करते हैं। वो कहती हैं कि जब किसी भी तरह के रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो ये जो सफ़ेद कण होते हैं वो उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को हमारे शरीर के अंदर घर नहीं बनाने देते, यानी कि ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और डिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त को जमा देना। आपने देखा होगा कि अगर आपको छोटी सी चोट लग जाती है, कोई किसी नुकीली चीज़ का हल्का सा कोना लग जाता है तो खून बहता है, लेकिन बहुत जल्दी अपने आप बहना बंद भी हो जाता है, क्योंकि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जो कि रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है। जाली में छोटी छोटी दरारें होती हैं, वो उन दरारों के आगे एक नेट बना देता है, एक जाला बना देता है, और जो हमारे डिम्बाणु होते हैं वो उससे चिपक जाते हैं, जिससे कि लिक्विड ब्लड को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता और शरीर की उस दीवार में आई दरार बन जाती है और रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल कहता है, दीदी लेकिन अगर जख्म घाव बहुत गहरा हो तब तो खून बहता ही रहता है। तो दीदी कहती हैं, हाँ,
अगर कभी शरीर में बड़ा घाव हो जाए या किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो हमें उस इंसान को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको ठीक रखने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए उस आदमी को, उस इंसान को कुछ स्टिचेस लगवाने पड़े। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले चोट वाले स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रक्तवाहिनी नली पर दबाव पड़ता है तो रक्त का बहना काफ़ी कम हो जाता है, जो उस रोगी व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा रक्त बह जाए तो हमें कई बार उस व्यक्ति को बाहर से भी रक्त चढ़ाना पड़ जाता है। तो अनिल कहता है कि फिर अगर किसी को रक्त की ज़रूरत हो तो वो किसी भी व्यक्ति के खून को हम उसे दे सकते हैं। तो दीदी बोलती है नहीं, क्योंकि हर इंसान का रक्त अलग होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर खून को यानी रक्त को 4 मुख्य वर्गों में यानी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, बांट दिया गया है। और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को देखकर यानी रक्त समूह को जांच करने के बाद उसे उसी से मिलते रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अनिल फिर पूछता है, लेकिन दीदी अगर उस समय उसके ब्लड ग्रुप का कोई इंसान मिला ही नहीं तो दीदी कहती हैं आजकल इसका भी बहुत आसान समाधान है। वो कहती हैं ऐसी इमरजेंसीज़ के लिए हमारे देश में और बाकी विश्व में भी हर हॉस्पिटल में, हर अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। और इन ब्लड बैंक्स में ठीक उसी तरीके से ब्लड इकट्ठा किया जाता है जैसे कि नॉर्मल बैंक्स में पैसों को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर हर ब्लड ग्रुप का ब्लड तैयार रखा जाता है और इन ब्लड बैंक्स में ये जो खून का भंडार है ये सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी समय समय पर ब्लड डोनेट करें यानी रक्तदान करें। क्योंकि जिस तरीके से पैसे वाले बैंक में पैसे तभी टिकते हैं जब लोग पैसे डिपॉजिट कराते रहते हैं, तो उसी तरीके से ब्लड भी डोनेट करने से ही डिपॉजिट होता है। तो अनिल कहता है कि दीदी क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? तो दीदी कहती है नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। एक बार जब 18 साल के हो जाओगे तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। तब भी हम एक समय में डोनर से यानी जो व्यक्ति रक्तदान कर रहा है उससे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लेते हैं। प्राय ये समझा जाता है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हम वीक हो जाएंगे, जबकि ये विचार गलत है। हमारी बॉडी इतना रक्त तो फटाफट से कुछ ही दिनों में बना लेती है और वैसे भी हमारी पूरे शरीर में, हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर्स ब्लड होता है और इसमें से थोड़ा सा रक्त अगर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए दे दें तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है और हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। तो अनिल कहता है दीदी अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी जब बड़ा हो जाऊँगा तो नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। तो दीदी कहती हैं शाबाश अनिल। तो जाना आपने ये पाठ पढ़ के कि जो ये हमारा रक्त है ये कितना विचित्र है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलती है वो इस ब्लड की वजह से ही मिलती है ना। ये ब्लड ही होता है, रक्त ही होता है जो ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर सही प्रकार से काम करता है। और अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हमारा शरीर थकने लगेगा, बीमार हो जाएगा और अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो अब आप इस वीडियो को देखिए और इस पाठ को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।